For showering so much love upon us and being an invaluable part of this journey. And what a comeback for all of us after the deadly virus outbreak and traveling through some rough corridors. We are here with the first session of Loves, Apni Bhasha, Apne Log, to let you immerse in the magical potion of poetry. Loves is a joint initiative of Prabha Khaitan Foundation and Rekhta to create a platform for Urdu, Arabic and Farsi writers. We humbly dedicate this session to the brave COVID warriors and survivors. यूं ही कहाँ जुड़े हैं तेरे दास्तां से हम, यूं ही कहाँ जुड़े हैं तेरे दास्तां से हम, कि भेजे गए हैं उसकी रज़ा आसमां से हम. On this special evening, we have with us a very versatile personality and an eminent, intense poet, Mr. Adil Raza Mansoori. Adil Raza Mansoori ji is a prominent Urdu poet, writer and editor. His edited anthology, Khirki Mein Khwab, is considered as one of the best in the Urdu fraternity. Istifsar is seen as a pioneering Urdu magazine awarded as the best magazine, and he was also awarded the Best Editor 2017 by DPLD in Ministry of Culture of India. He has been felicitated with various accolades for the huge volume of work that he presides over. He's also currently the CEO cum Director Operations at the Core Logistic Private Limited. We are so honored to have you, sir. In conversation with him is our very own and delightful Miss Moomal Bhandari, Ehsaas Woman of Udaipur. आदिल साहब, आप जैसी अजीम शख्सियत के इस्तकबाल के लिए आप ही के अल्फाज का सहारा ले रही हूँ. आपकी शायरी को पढ़ना जैसे पढ़ते ही जाना. इतने गहरे जज्बातों को तराश कर एक शेर में समेट लेना आसान नहीं. बहुत सोचा जुदा होने से पहले, बहुत सोचा जुदा होने से पहले, मैं किसका था तेरा होने से पहले. फजाएं ऐसी तो आदिल कभी महकी न थी, फजाएं ऐसी तो आदिल कभी महकी न थी, हवा के हाथ पे ये किसका नाम लिखा था. ये फिजा, हवा, शाम आपके नाम. Can't wait to hear you. शुक्रिया. आदिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जीरो की तकरीब में. आदिल साहब, सबसे पहले आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कॉमर्स रहा है. आपने पहले कंपनी सेक्रेटरी और फिर मैनेजमेंट की डिग्री करी, तो फिर आपका रुझान शेरो शायरी की तरफ कैसे हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो आप सभी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को आदाब. मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन लव्स, जो रेख्ता के मुश्तरका इनकाद से वजूद में आया है, उन सब का दिल की अमीक तरीन गहराइयों से ममनून हूँ. देखिए, जो बात आपने मुझसे पूछी, जो डिग्रियां आपने, उनका ताल्लुक मेरे पेट से है और शायरी का ताल्लुक मेरे दिल से है. तो पेट और दिल के बीच जाहिर बात है तवाज़ुन बनाना ही इंसान का काम है. शायरी से पैसा तो मिलता नहीं, और जब मैं छोटा था तो शुरू से, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग मेरठ के पास एक बड़ा गांव है, उसके रईस हुआ करते थे, और रईस जब होते हैं तो साथ में कुछ अच्छी आदतें भी लाते हैं. तो मेरे फोर फादर्स जो हैं वो कभी कबूतर उड़ाते थे तो कभी कुछ, तो उसके साथ सारा पैसा भी उड़ गया. तो मेरे वालिद ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी, और उस ज़माने में पढ़ाई होती भी नहीं थी. तो वहाँ से फिर, क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, तो बस उन्हीं को देख के लगा कि नहीं, मुझे कॉमर्स में कुछ करना है. और फिर ये शौक़ हुआ नहीं, सीए करना है. तो सीए करने से पहले जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था
उसी वक्त मैंने CS कंप्लीट कर ली थी। तो मेरी ग्रेजुएशन जिस साल ख़त्म होती है, मेरी CS भी उसी साल ख़त्म होती है। तो ये अपने आप में एक मतलब वो थी। उसके बाद जॉब, तो वहाँ से फिर जॉब का सिलसिला शुरू हुआ। तो 20 साल की उम्र थी जब GM बन गया था, तो वहाँ से ये सफ़र आपके सामने है। आपने अपनी पहली गज़ल कब लिखी? क्या वह कहीं पब्लिश या शाया हुई या आपने उसे मंच पे पढ़ा? मुगल साहिबा, मैं आपको ईमानदारी से जवाब दूं, ये जो जितने भी लोग, मुझे अदब में कोई 20-22 साल का सफ़र हो गया, मुझे नहीं पता लोगों को कैसे याद रहता है कि उन्होंने पहला शेर कौन सा कहा था। मुझे याद नहीं। मुझे शायरी का शौक़ कैसे लगा, क्योंकि मेरे वालिद मेरठ के जिस इलाके में थे, तो उस ज़माने में जाहिर बात है वो एंटरटेनमेंट का सामान था नहीं। मेरठ में एक नौचंदी का मेला लगता है, अगर आप लोग जानते हो, तो उसमें किसी ज़माने में बहुत अच्छा मुशायरा हुआ करता था। तो मेरे वालिद को शौक़ था शेर नोट करने का, मुशायरा सुनने का। मुझे आदत थी पब्लिक स्पीकिंग की। और आप सब मुस्कुराएंगे सुन के कि शेर जो है, अमूमन जब शेर पढ़ते हैं आप पब्लिक स्पीकिंग पे, तो आपको उस एज में सबसे ज़्यादा दाद मिलती है, ख़ासतौर से ख़वातीन की तरफ से। तो पब्लिक स्पीकिंग में जाहिर बात है आपको अवार्ड लेने होते हैं। तो मुझे शेर वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, और वो धीरे धीरे लगा कि मैं शेर कह सकता हूँ। लेकिन उस वक्त जो गज़लें कही थी, तो ये भी नहीं पता कि गज़ल का अपना एक मीटर होता है, एक मिजाज होता है, उसके अपने कवायद होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं, होंगी कहीं, लेकिन मुझे आज तक नहीं लगा कि कोई शेर ऐसा हुआ हो, किसने पहला शेर कहा हो और वो पब्लिश हो गया हो। तो ये स्टोरी फिर जो मैं अफसाना लिखूंगा तो उसमें लिख दूंगा। जब से आपने गज़ल और नज़्म लिखना शुरू किया, तब से अब तक का मुकाम, अब तक का ये मुकाम, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें की? आपने इस सफ़र में सफल होने के लिए क्या क्या किया? देखिए, यहाँ भी मैं शायद आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे लिए ये सफ़र जो है ना, कहीं पहुँचने का है ही नहीं। ये सफ़र मुझसे शुरू होता है और मुझ पर ख़त्म हो जाता है। मुझे ये जो शायरी में कहीं पहुँचने का सफ़र है ना, ये मुझे नहीं पता कि लोग क्यों करते हैं। अदब का ताल्लुक आपके दिल से है, शायरी आपके दिल की चीज़ है। तो जो आपकी है वो किसी और की कैसे हो सकती है? मैंने एक शेर कहा, अपने लिए कहा, और शेर के माने भी अगर आप जानते हो तो जानी हुई चीज़। तो शायरी का जो प्रोसेस है ना, वो जानना है। वो जानना किसी और को नहीं है, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आदमी जो है वो अपने अंदर एक खला लेकर पैदा होता है, एक शून्य लेकर पैदा होता है, और हर आदमी अपने तरीके से उस शून्य को भरने की कोशिश करता है। कुछ लोग मुसफ़री का सहारा लेते हैं, कुछ लोग संतराशी का सहारा लेते हैं, कुछ लोग शब्दों का पीछा करते हैं जैसे हम। और जैसे जैसे ये खला भरता जाता है, हमें लगता है कि हमने एक तख्लीक की और वो खला भर गया, वो शून्य भर गया। उस टाइम तो लगता है कि भर गया, लेकिन जैसे ही वो तख्लीक ख़त्म होती है और आप बतौर कारी उसे पढ़ते हैं, तो आपको लगता है ये खला और फैल गया है। और जिस दिन किसी शायर का ये खला भर जाता है, उस दिन शायर की मौत हो जाती है, आदमी चाहे जिंदा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सफ़र है फिर इसमें कहीं पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? वो तो मेरा ही सफ़र है, मुझ तक ही आना है। तो मुझे नहीं लगता कि, और दूसरी बात जो आप कहती हैं मकाम, मुझे नहीं पता मेरा क्या मकाम है। मैं जब भी आज भी शेर कहता हूँ तो पहला कारी मैं होता हूँ, और दूसरी कारी चाहे ना चाहे सब शादीशुदा है, ठीक है। वो बेगम को सुनाते हैं तो वो वैसे भी नहीं सुनती, ठीक है, वो शेर भी नहीं सुनती, तो दूसरी कारी लेकिन होती वही है। तो मकाम कौन सा है मुझे मालूम नहीं। बाशिर बद्र साहब आपके मेंटोर रहे हैं, उनसे आपने क्या सीखा और कौन सी उनकी ऐसी बातें हैं जो आज भी आपको प्रभावित करती है? देखिए, बशीर साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, बशीर साहब मेरे पहले उस्ताद हैं।
इत्तेफाक से ये है कि बशीर साहब मेरे वालिद के भी उस्ताद हैं। मेरे वालिद को पढ़ाया करते थे वो मेरठ में। 1984 से पहले जब उनका घर नहीं जिला था तो वो मेरठ ही थे। मैंने जब शायरी की तरफ सफ़र शुरू किया, क्योंकि मेरे वालिद गवर्नमेंट जॉब में थे, डिफेंस सर्विसेज में, तो उसकी वजह से हम मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहे। तो मेरठ से हमारा ट्रांसफ़र नागालैंड हो गया। तो नागालैंड आपको इलाका पता है, वहाँ उर्दू तो किसी को आती नहीं। जब मेरठ वापस आए तो जब शायरी मैंने शुरू करी तो मुझे सबसे पहले सिर्फ एक ही नाम मालूम था, वो था बशीर बद्र, क्योंकि वो मेरे वालिद के उस्ताद थे और मैंने उन्हें देखा भी था। फिर हम लोग चंडीगढ़ चले गए। तो चंडीगढ़ मैंने, और जवानी में अमूमन सबका आप जानते हैं सर, एक ही आदमी जिससे आदमी की कभी नहीं बनती वो उसके वालिद होते हैं, है ना। मेरी भी नहीं बनी। तो और वो अना को जो ठेस लगती है कि हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम अपना काम खुद करेंगे, हम पैसे खुद कमाएंगे, पढ़ाई खुद करेंगे। तो पैसे जोड़ के चंडीगढ़ से भोपाल में चला गया। इतने पैसे तो जोड़ लिए कि भोपाल चला जाऊं, पर ये नहीं सोचा वापस कैसे आऊँगा। बशीर साहब के पास गया, बशीर साहब को अपना कलाम दिखाया। तो बशीर साहब जब कलाम उन्होंने देखा तो उसके बाद बशीर साहब अपने ही कुछ गज़ल कह रहे थे। तो मैं 6 घंटे उनके पास बैठा रहा और 6 घंटे तक अपनी शेर कहते रहे। मैं 6 घंटे बाद उनके यहाँ से निकल आया कि अब मुझे चंडीगढ़ वापस जाना है। तो इत्तेफाक से वो जो लिफ्ट विफ्ट ले के 10-15 चीज़ें बदल के, ट्रक बदल के मैं चंडीगढ़ वापस आया। अगली बार ये सोच के गया कि आने के पैसे भी होने चाहिए। तो मैं बशीर साहब से कोई 5-6 बार मिला और उनसे सिर्फ जो मैंने सीखा कि आप शेर संजीदगी से कैसे कहते हैं, है ना, आप कोई भी लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बशीर साहब का जो मुझ पर सबसे बड़ा एहसान है वो ये कि जब मैं चंडीगढ़ से जो जयपुर आया और उसके बाद उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि तुम अगर जयपुर में हो और तुम शेर ठीक कहते हो तो तुम शीन काफ निज़ाम से क्यों नहीं सीखते हो। मैंने कहा शीन काफ निज़ाम एक बहुत बड़े नकाद है और बहुत बड़े शायर हैं। कहते बड़े तो मैं भी हूँ। मैंने कहा नहीं, वो तो आप हैं। तो उन्होंने मुझे शीन काफ निज़ाम साहब के नाम एक ख़त दिया और मैं वो ख़त लेकर शीन काफ निज़ाम साहब की ड्यूटी पर चला गया कि साहब मुझे सीखना है। तो उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे कि आप किताब छपवाना चाहते हैं। मैं कहा नहीं। नमाज़ पढ़ते हैं। मैं कहा हाँ कभी कभी। उर्दू आती है। तो मैंने कहा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब नमाज़ पढ़िए, उर्दू सीखिए और अगले 2 साल तक किसी महफिल में कुछ ना पढ़िए। मैं कहा जी। और उन्होंने ऐसे जो उस टाइम तक मेरे पास कोई उस टाइम तो हम शेर बहुत कहते थे, 300-400 गज़लें होंगी। तो उन्होंने ऐसे, जैसे हम किसी किताब को लेते हैं ऐसे पलट देते हैं, उन्होंने ऐसे पलटा। मुझे लगा कि ये तो फंस गए, क्योंकि अब निज़ाम साहब तो निज़ाम साहब हैं। फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि वो जो 27 नंबर पेज पे जो गज़ल तुमने कही है उसमें ये शेर ऐसे क्यों बांधा। तो मैं उस बात से हैरान था कि ऐसे खोलने में कोई आदमी शेर की कमी ढूंढ सकता है, तो मैं सही जगह पे हूँ। और मुमल साहिबा, मैं उस दिन से आज तक सिर्फ सीख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में मैं सिर्फ सीखता रहूँ, कभी मुझे ये महसूस ना हो कि मुझे कुछ आता है। ये दुआ आप कीजिएगा। कोई एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आपकी ज़िंदगी की किताब से हमें सुनाना चाहेंगे? ये सब कुछ मैंने ज़िंदगी की किताब से सुनाया है। दिलचस्प वाक़या, ये आपका सफ़र है। देखिए, दिलचस्प तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आदमी अनएक्सपेक्टेड हो जाती है ना। हम जिन लोगों को देखते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, वो जब आपके सामने होते हैं और आपको ये पता लगता है कि वो आपको आपके काम से पहले से जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर एक चीज़, एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर मतलब पैदा होती है। खिड़की में ख्वाब जब आई तो आज से कोई 11-12 साल पहले की बात है और मेरा नाम कोई अदब में कोई ऐसा भी नहीं था कि लोग मुझे जानते थे, लेकिन वो किताब, उसमें मैंने 2-2.5 साल मेहनत की थी और वो किताब जब लोगों तक पहुंची तो मुझे इस बात की बहुत हैरानी थी कि उस पर लिखने वालों में शमशुर रहमान फारूकी, जो उर्दू का इतना बड़ा नाम, उन्होंने लिखा और उन्होंने फ़ोन किया और एक उसके अगले ही दिन मैं कहीं बैठा था तो एक फ़ोन मेरे पास आता है और मैं जो अननोन नंबर है, मैंने फ़ोन उठा लिया तो उन्होंने कहा मैं गोपीचंद नारंग बोल रहा हूँ।
वो एक ऐसा मोमेंट था कि नारंग और फारूकी साहब को हम आइडल मानते हैं, मतलब उर्दू में। और नारंग साहब, और मेरी एज उस वक्त क्या थी, 29 साल की होगी, मेरे लिए बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि दरवाजे खुल जाना, तो वो एक बहुत मतलब टचिंग मोमेंट है। बाकी तो देखिए दिलचस्प तो किस्से कहानियाँ बहुत होती है। मतलब अब मैं आपको ये सफ़र सुनाऊं कि मैं भोपाल से कौन कौन सी गाड़ी में बैठ के कैसे कैसे आया, तो उससे कोई आपको कुछ मिलेगा नहीं, ना मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं उसे याद करना नहीं चाहता, क्योंकि उससे ये जाहिर होता है कि शायर बेवकूफ़ कितने होते हैं, क्योंकि तो मैं वो बताना नहीं चाहता। खिड़की के ख्वाब, खिड़की में ख्वाब, खिड़की पे ख्वाब, खिड़की में ख्वाब, खिड़की में ख्वाब, खिड़की माने आँख। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी बताया मैंने। देखिए खिड़की में ख्वाब, आपको ये कंपाइलेशन करने का ख्याल कैसे आया, और क्यों खिड़की में ख्वाब ही क्यों? क्या इस नाम के पीछे कुछ कहानी है, या आपने ये नाम कैसे सोचा? ये ख्याल कैसे आया वो बताता हूँ। पहले निज़ाम साहब के साथ बैठे एक दिन बात कर रहे थे। मेरी एक अंजुमन है जिसका नाम है आबशार। मैंने नए लोगों के लिए हिंदुस्तान से कोई 40-45 बिल्कुल नए लोग इकट्ठे किए और उनका एक प्रोग्राम किया। वो नई कविताएं या नई गज़लें, वो जयपुर में आए और अपनी कविता गुलजार, शीनकाफ निज़ाम और नंदकिशोर आचार्य के सामने सुनाए, और उनकी कविताओं पर गुलजार और शीनकाफ निज़ाम और नंदकिशोर आचार्य कुछ बात करें। तो ये एक नया मोमेंट था, क्योंकि किसी भी नए लड़के के लिए डायरेक्टली गुलजार के सामने बैठना और आचार्य जी के सामने बैठना, तो वो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। और जो 40-45 जो नए लड़के आए उनमें से कुछ अब हिंदुस्तान के मशहूर शायरों में से गिने जाते हैं। वहाँ से ये ख्याल आया कि ये प्रोग्राम तो तुम करते हो, कुछ ऐसा काम करो कि तुम एक इंतखाब करो। निज़ाम साहब ने मुझे मशवरा दिया। अब उन्होंने तो ये मशवरा दे दिया, मेरे लिए मुश्किल ये थी कि इंतखाब किया कैसे जाए। तो अब दो चीज़ें थी कि गज़ल का इंतखाब किया जाए या नज़्म का इंतखाब किया जाए। तो मैंने सोचा कि गज़ल का करते हैं। तो मैंने 100 मुल्कों के 98 rather to be specific जगह मुल्कों में लोगों को तलाश किया कि उर्दू के नए 40 साल से नीचे वो जिनकी किताब ना आई हो और वो अच्छे शायर हों। जाहिर बात है वो ड्रिल डाउन होते होते 12 मुल्कों में 100 लोगों तक हो गया। उसके लिए जितने भी बड़े पर्चे थे उनको ख़त लिखे गए, उनसे नाम मांगे गए, उनका कलाम आया। 100 लोगों में से पहला फिल्ट्रेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। खिड़की में ख्वाब जो आपके पास है ये 7 समंदर से निकल के आई, यानी कि 7वां इंतखाब है। 7वें इंतखाब के बाद ये 15 लोग थे, और इन 15 लोगों के लिए अगर जो खिड़की में ख्वाब की जो मकबूलियत है उसके पीछे का राज मैं आपको बता दूं। जो लोग इसकी किरत करते हैं ये सिर्फ 15 लोग नहीं हैं, ये 15 अलग अलग तरीके की गज़लें हैं जो हमारे माशरे में कही जा रही हैं। मतलब एक शायर आपको एक डिपिक्शन देता है। पाकिस्तान से जो शायर है, तो अगर आप पाकिस्तान की शायरी को समझते हैं तो कराची की शायरी अलग है, मुल्तान की शायरी अलग है, पंजाब में शायरी अलग होती है, बलूचिस्तान में अलग होती है। तो वो जो डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस में ऐसा नहीं कि उसमें कोई ऐसा शायर नहीं रहा होगा जो आया नहीं होगा, कुछ अच्छे शायर रह गए होंगे। एक कमी जो मुझे महसूस हुई बहुत बाद में, उसमें कोई लेडी नहीं आई, कोई खातून। एक लड़की थी सोनिया अली, उसका कलाम बहुत अच्छा था पर वो शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि एडिट करते टाइम आपको कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके कलाम की बानगी जो है वो जिस रंग में शेर कह रही थी उस रंग का एक और बेहतर शायर मौजूद था। तो मुझे आखिरकार बतौर मुदीर ये मानना पड़ा कि बेहतर को रखना है, सिर्फ ये बैलेंस नहीं करना कि ख्वातीन होनी चाहिए। तो बस इतना सा है। इस नाम के पीछे कहानी क्यों खिड़की में ख्वाब? मेरा एक शेर है,
इसमें कैसे रहते हो, खिड़की में है ख्वाब खुला। खिड़की में है ख्वाब खुला। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो ये है कि हर आदमी में अपना एक ख्वाब होता है और वो ख्वाब खिड़की में ही होता है। जैसे मैंने कहा आँख, और ये आँख जो है, आप जब किसी के ख्वाब में होते हैं तो उसके जाती होते हैं। जब वो ख्वाब खुल जाता है तो वो जाती नहीं रहता। आप जब किसी को अपना ख्वाब बयान कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इंसानी फितरत है, वो ये मान लेता है कि वो आदमी जो है वो आपके लिए पजेस्ड है, वो आपको चाहता है, और वो कहीं ना कहीं एक सुप्रीमेसी की कैफियत हासिल कर लेता है। इसलिए शेर ये कहा गया था कि इसमें कैसे रहते हो, खिड़की में है ख्वाब खुला। तो ये वो ख्वाब है जो मैंने देखा कि जो खिड़की में ख्वाब में जो नए 15 लोग शामिल हुए, उसमें से मुझे खुशी है कि 12 साल बाद आज भी वो किताब बिक रही है और उसमें शामिल ज्यादातर शायर, मुझे छोड़ दीजिए 15वां मैं था, तो 14 शायर आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एस्टेब्लिश शायर हैं। तो ये उसकी कामयाबी है। बस जो नए कलाकार आ रहे हैं इस फील्ड में, क्या आपको लगता है सोशल मीडिया उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? ये सवाल बहुत उठता है। देखिए, मीडियम तो मैं ये मानता हूँ कि हर मीडियम के कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और हर मीडियम की कुछ बुराइयाँ होती हैं। कोई मीडियम दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ होती हैं। आप उसे लेते कैसे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया ने जहाँ एक काम बहुत अच्छा किया कि हमें और उन सब लोगों से कनेक्ट कर दिया जिनको हम नहीं जानते थे। पहले ज़माने में क्या होता था, एक आदमी शेर कहता था अपने मोहल्ले में, 3-4 साल बाद लोगों को पता लगता था कि वो शेर कह रहा है, फिर वो मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले पहुंचते पहुंचते उसे 5-7 साल लग जाते थे, फिर शहर के लेवल पे उसे 10-15 साल लग जाते थे, और उसके बाद शहर से बाहर जब तक पहुंचता था तब तक वो 60 साल का हो जाता था। तो हम मानते थे कि उर्दू शायरी में एस्टेब्लिश होने की पहली उम्र जो है वो 60 साल है। अब क्या हुआ है कि आपने यहाँ शेर कहा और वहाँ पाकिस्तान में बैठा मेरा दोस्त उस शेर को पढ़ सकता है, लेकिन इसने एक नुकसान भी किया है। ये जो सफ़र था ना, स्टेप बाई स्टेप रिजेक्शन का सफ़र, फिर ये आपके पास एक वो था कि आप रिसालों में अपना कलाम भेजते थे। वहाँ मुदीर कोई भी हो, वो मैं हूँ, फारूकी हूँ या कोई भी हो, हर मुदीर की अपनी एक सोच होती थी। वो आपके कलाम को पढ़ता था और उसको जज करता था और उसे शामिल करता था, और कई बार आपका अच्छा कलाम भी रिजेक्ट होता था। तो आपका रिजेक्शन जो है ना, वो आपको सिखाता बहुत कुछ है। अब सोशल मीडिया रिजेक्ट नहीं करता है ना, आप वहां कुछ भी लिख दीजिए, ब्लैंक स्पेस भी रख दीजिए तो भी वह आएगी। तो वो रिजेक्शन हमसे छूट गई है। तो उससे जो कल्चर था ना डेवलप होने के लिए, जो आदमी पनपता था, वो कहीं कम हो गया है। लेकिन अगर आप उसे हैंडल कर लेते हैं, आपको मालूम है कि इन 500 लोगों में से सिर्फ 1-2 आदमी हैं जिनकी दाद इंपॉर्टेंस रखती है, बाकी 498 बेकार है, वो हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली फिल्ट्रेशन बंद हो गया। फिल्ट्रेशन तो हर जगह बंद हो गया ना। अब वो फिल्ट्रेशन आपके अपने पास है। अगर आपको लगता है कि मुझे इन साहब की दाद पसंद है तो आप मान लीजिए, अगर आपको लगता है 40 की चाहिए तो फिर 40 की मान लीजिए, वो तो आपका सफर है। एक ऐसी गजल या नज्म जो आपके दिल के बहुत करीब है और जो हम आपसे सुनना चाहेंगे। अपनी आपकी? मेरी तो सारी पसंद है। मैं सारी सुना नहीं सकता हूँ आपको। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ऐसी कोई, देखिए मैं बहुत ईमानदारी से आपको कहूँ, ऐसा किसी, अगर कोई सुनाता है ना तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप से ईमानदार है। मैं कैसे कहूँगा कि मेरी ये तकलीफ अच्छी नहीं है और वो तकलीफ अच्छी नहीं है। मैं जिस तकलीफ को अच्छा नहीं समझता वो मेरी बयाज में है। ऐसी मेरे पास बहुत सारी तकलीफात हैं जो मैंने कही और वो मेरी डायरी में मौजूद है। मैंने कभी किसी को नहीं सुनाई, अपने आप को भी दोबारा नहीं सुनाई, क्योंकि मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो जिनसे मैं सेटिस्फाई नहीं, वो बच्चे घर पे ही हैं।
जो बच्चे बाहर हैं वो सब अच्छे हैं। तो आदि जी हमारे पास 20-25 मिनट है। वी वांट यू टू प्लीज रिसाइट ऑल योर जो भी आप इस टाइम में कर सकते मैं आप जितना कहें मैं उतना सुना सकता हूँ मुझे। सर आपकी नहीं तो आपको जिनकी पसंद है। मैं बुलाया आपने मुझे, मैं किसी और ऑडियंस में से हमको सफर के बाद भी मुझको सफर में रहना है, अगर आप वो सुना दें तो। हाँ, वो मुझे जितनी याद है मैं जरूर सुनाता हूँ। सफर के बाद भी मुझको सफर में रहना है, नजर से गिरना भी गोया खबर में रहना है। ये मुझे निकालनी पड़ेगी। मैं एक और चीज आपको बता दूं कि मुझे अच्छे शेर याद नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे अपना कोई कलाम याद नहीं रहता। नहीं आप प्लीज पढ़िए जो भी मैं वहाँ पढ़ूँ ज्यादा बेहतर रहेगा। और तरन्नुम में भी आप कहते हैं नहीं? मुझे नहीं लगता कि शायर को तरन्नुम का सहारा लेना चाहिए। तो मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ कुछ लोगों को मेरे कुछ शेर याद है जो किसी भी तख्लीकार के लिए या किसी भी कलाकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि उसका किया हुआ काम अगर उससे पहले कहीं पहुंच जाए तो उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। मैं उदयपुर मुझे जब ये इनविटेशन मिला तो मैंने एक नज़्म उदयपुर के लिए कही। ये नज़्म बिल्कुल ताज़ा है, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ। और पिछले 1.5-2 साल में जो माहौल है जिसका जिक्र आपने अभी किया है ना, नज़्म वहाँ से बनती है। और मुझे लगता है मैं नज़्म सुनाऊँ या कुछ बता दूँ, क्योंकि बताऊँ तो फिर नज़्म का मज़ा मुझे, लेकिन मैं बता देता हूँ नज़्म के बारे में। नज़्म के बारे में आप सुन लीजिए कि नार्सिसस के बारे में आप सब जानते होंगे। नार्सिसस जो नरगिस का फूल बना, उसने अपना चेहरा पानी में देखा। इसी तरह चाइना में एक आदमी था, लीपो कहते हैं, उसने भी पानी में अपना मुंह देखा और पागल हुआ और डूब गया। हमारे बुजुर्ग भी ये कहती थी, हमारी दादी नानी, कि ठहरे पानी में मुंह नहीं देखना चाहिए, पागल हो जाते हैं। और लड़कियां जब ठहरे पानी में मुंह देखती हैं और संवरती हैं तो उसका भी मुतरादिफ यही मान लिया जाता है कि वो इश्क में पागल हैं। वहां से ये नज़्म बनती है और पिछले 2 साल का पस मंजर है। उदास है झीलों का पानी, उदास है झीलों का पानी, दूर दूर तक फैला है सन्नाटा। उदास है झीलों का पानी, दूर दूर तक फैला है सन्नाटा। कोई नहीं जो देखे अपना अक्स बुने ख्वाब। सुने लहरों के गीत, झांके अंदरून हो जाए पागल, छूने को था। पानी ढूंढता रास्ता, पानी ढूंढता रास्ता, आ पहुंचा है आंखों के कोनों तक। पानी ढूंढता रास्ता आ पहुंचा है आंखों के कोनों तक। पानी को पानी से मिलाना है, तेरे शहर आने का क्या अजब बहाना है। तेरे शहर आने का क्या अजब बहाना है। एक नज्म है, नज्म का उन्वान है जमाना पहले। मेरी शायरी में आपको पुराना हिंदुस्तान बहुत मिलेगा, है ना, तो आपको कनेक्ट करना होगा। कुछ चीजें वाज़ेह हैं और कुछ चीजें। ये नाम तुमने सुने तो होंगे, कोई है बुद्ध तो कोई है गौतम, कोई है शाक्यमुनि कहीं तो कहीं पर कोई सिद्धार्थ भी है। ये नाम तुमने सुने तो होंगे, कोई है बुद्ध तो कोई है गौतम, कोई है शाक्यमुनि कहीं तो कहीं पर कोई सिद्धार्थ भी है। मगर ये सच है वो एक ही है
ये नाम सारे उसी के हैं बस, जो घर से अपने निकल पड़ा था अकेली शब में ज़माने भर से उदास होकर। फिर उसके नक्शे कदम पे यारो, अकेली शब में उदास होकर, वही अकेला तो है कि जिसने निर्वाण पाया। फिर उसके नक्शे कदम पे यारो, हजारों लाखों निकल पड़े थे, निकल रहे हैं कि चल रहे हैं, मगर जमाना भुला चुका है। यशोधरा भी था नाम उसका, कि जिसने निर्वाण पा लिया था तुम्हारे शाक्यमुनि से पहले, जमाना पहले। एक छोटी सी नज्म है, आपको अगर पता हो तो ग्रीक माइथोलॉजी में और हमारे यहाँ माइथोलॉजी में शनि का जो मुतरादिफ है वो अपने बच्चों को खा जाता है ना? और उसी का जो बच्चा है वो बाद में क्या नाम है, उस ग्रीक का बड़ा खुदा बनता है और वो अपने शनि को, उसका मतलब उसका जो मुतरादिफ है उसे मार देता है। अब वहाँ से एक नज्म बनती है। नज्म का उन्वान है इंतज़ार। मेरा ही हिस्सा है ख्वाहिशें और ख्वाब, मेरा ही हिस्सा है ख्वाहिशें और ख्वाब, जिन्हें निगल चुका हूँ मैं। क्या आएगा कोई करने उन्हें आज़ाद खुदा होने? हिंदू माइथोलॉजी में हम जनेऊ पहनाते हैं, हिंदू धर्म में उसकी एक तय उम्र है। ब्रह्म पुराण में इसका जिक्र मिलता है। अगर आपने उस वक्त तक बच्चे को जनेऊ नहीं पहनाया तो वो पतित हो जाता है। ब्राह्मणों में ये एज दूसरी है, क्षत्रियों में दूसरी है और वैश्यों में दूसरी है। शूद्रों को पहनाते नहीं, इसलिए वो पतित होते हैं। ये ब्रह्म पुराण में मिलता है। और ये जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं व्रात्य दोष। नज्म वहां से बनती है। नहीं मिटती किसी की भूख रोटी से, नहीं करते किसी के दर्द का दरमा आंसू। नहीं मिटती किसी की भूख रोटी से, नहीं करते किसी के दर्द का दरमा आंसू। नहीं होता असर दी हुई दुआओं का, नहीं उठता कोई इनकलाब लहू से, नहीं उगता कोई सब्जा पसीने से, फलता ही नहीं कोई भी काम। हमें बांधा ही नहीं गया है प्रेम सूत, हमारी उम्रें गुजर चुकी हैं, हमारी उम्रें गुजर चुकी हैं। मैं कुछ गजलें सुनाता हूँ क्योंकि नज्म सिर्फ एक छोटी सी नज्म मैं सुनाकर आपको फिर गजलों की तरफ ले चलता हूँ। नज्म है पत्ते का गम। क्योंकि अभी तक जो मैंने नज़में आपको सुनाई वो सब माइथोलॉजी। ये नज़्म जो है ये उसके हरा रहने, सूखने, झड़ने से फर्क कुछ पड़ता नहीं है पेड़ को। उसके हरा रहने, सूखने, झड़ने से फर्क कुछ पड़ता नहीं है पेड़ को। क्या इसी गम में घुल जाता है पत्ता? जी मैं आपको गजल की कुछ शेर। गजल का मतलब है दास्तां जब तेरी कही मैंने, दास्तां जब तेरी कही मैंने,
इब्तिदा रोशनी से की मैंने, एंड द गॉड सेड देयर इज लाइट एंड देयर वाज लाइट। दास्तां जब तेरी कही मैंने, इब्तिदा रोशनी से की मैंने, आसमां हाथ ही नहीं आया, आसमां हाथ ही नहीं आया, बारहा जस्त तो भरी मैंने, आसमां हाथ ही नहीं आया, बारहा जस्त तो भरी मैंने, तोड़ना था किसी तसलसल को, वक्त की नब्ज काट दी मैंने, तोड़ना था किसी तसलसल को, वक्त की नब्ज काट दी मैंने। एक गजल का मतलब सुन लीजिए कि मेरा सुराग या तेरा पता चमकता है, मेरा सुराग या तेरा पता चमकता है, हर एक कदम पर कोई नक्शे पा चमकता है, मेरा सुराग या तेरा पता चमकता है, हर एक कदम पर कोई नक्शे पा चमकता है, हमारे सीने में गम के हजारों दीपक हैं, हमारे सीने में गम के हजारों दीपक हैं, जो एक बुझे तो कोई दूसरा चमकता है, हमारे सीने में गम के हजारों दीपक हैं, जो एक बुझे तो कोई दूसरा चमकता है। मलूल, मलूल कहते हैं उदास होने को, मलूल आपका होना बजा पर देखो तो, मलूल आपका होना बजा पर देखो तो, उदास खिड़की में अब भी दिया चमकता है, मलूल आपका होना बजा पर देखो तो, उदास खिड़की में अब भी दिया चमकता है, अंधेरी रात के उस आखिरी किनारे पर तेरा ख्याल है या रास्ता चमकता है, अंधेरी रात के उस आखिरी किनारे पर तेरा ख्याल है या रास्ता चमकता है। किताबे ज़ीस्त का, किताबे ज़ीस्त मतलब जिंदगी की किताब, और मुनव्वर कहते हैं चमकदार, बाब मतलब चैप्टर, ये बहुत मुश्किल है। किताबे ज़ीस्त का हर बाब है मुनव्वर क्यों, जिंदगी की किताब का हर चैप्टर चमकदार क्यों है। किताबे ज़ीस्त का हर बाब है मुनव्वर क्यों, जो हरफे इश्क नहीं है तो क्या चमकता है। किताबे ज़ीस्त का हर बाब है मुनव्वर क्यों, जो हरफे इश्क नहीं है तो क्या चमकता है। किसी चराग ने आदिल मुझे ये समझाया, बुझा हुआ भी कभी बारहा चमकता है। मेरा सुराग या तेरा पता चमकता है, हर एक कदम पर कोई नक्शे पा चमकता है। कुछ एक्चुअली क्या है कि आसान एक शेर जो आपने अभी यहाँ पढ़ा, बहुत सोचा जुदा होने से पहले मैं किसका था, तेरा होने से पहले। बहुत सोचा जुदा होने से पहले मैं किसका था, तेरा होने से पहले। बदन ही में कहीं सिमटा हुआ था, बदन ही में कहीं सिमटा हुआ था, ये जंगल जा बजा होने से पहले। बदन ही में कहीं सिमटा हुआ था, ये जंगल जा बजा होने से पहले। उड़ाई थी कहाँ की खाक हमने, इश्क की राह को जुनू की राह भी कहते हैं। उड़ाई थी कहाँ की खाक हमने, जुनू की राह का होने से पहले। उड़ाई थी कहाँ की खाक हमने, जुनू की राह का होने से पहले।
छलक पड़ता है मेरी आंख से क्यों तेरा चेहरा दुआ होने से पहले। छलक पड़ता है मेरी आंख से क्यों तेरा चेहरा दुआ होने से पहले। सुना है हम ही सहरा की निदा थे, निदा मतलब आवाज। सुना है हम ही सहरा की निदा थे समुंदर की सदा होने से पहले। सुना है हम ही सहरा की निदा थे समुंदर की सदा होने से पहले। अगर ये दिल ही जंगल हो गया है तो सूखेगा हरा होने से पहले। अगर ये दिल ही जंगल हो गया है तो सूखेगा हरा होने से पहले। ये गजल के 2-3 शेर और देख लीजिए कि शराबों पर, शराब कहते हैं हिंदी लफ्ज़ मृत तृष्णा। शराबों पर भरोसा कर रहा हूं मैं, अपने साथ धोखा कर रहा हूं। शराबों पर भरोसा कर रहा हूं मैं, अपने साथ धोखा कर रहा हूं। जलाकर अपनी आंखों के सितारे, जलाकर अपनी आंखों के सितारे उजालों का इजाला कर रहा हूं। इजाला मतलब क्षतिपूर्ति। मेरी हिंदी भी ठीक हो जाएगी। उजालों का इजाला कर रहा हूं। सुना है तुम समुंदर हो गए हो, सुना है तुम समुंदर हो गए हो, सो मैं तुमसे क्या कर रहा हूं। सुना है तुम समुंदर हो गए हो, सो मैं तुमसे किनारा कर रहा हूं। किसी किरदार की हस्ती मिटाकर कहानी में इजाफा कर रहा हूं। किसी किरदार की हस्ती मिटाकर कहानी में इजाफा कर रहा हूं। तेरा विसाल तेरे हिज्र को मनाता हुआ। विसाल कहते हैं मिलन को और हिज्र जुदाई को। तेरा विसाल तेरे हिज्र को मनाता हुआ मैं जल रहा हूं तुझे रोशनी में लाता हुआ। तेरा विसाल तेरे हिज्र को मनाता हुआ मैं जल रहा हूं तुझे रोशनी में लाता हुआ। मेरे ख्याल की उंगली पकड़ने वाले सुन, मैं थक चला हूं तुझे रास्ता दिखाता हुआ। मेरे ख्याल की उंगली पकड़ने वाले सुन, मैं थक चला हूं तुझे रास्ता दिखाता हुआ। हम उसको फिर से कहानी में खींच लाए हैं जो सो गया था हमें दास्तां सुनाता हुआ। हम उसको फिर से कहानी में खींच लाए हैं जो सो गया था हमें दास्तां सुनाता हुआ। मैं पूरी गजल नहीं पढ़ रहा, कुछ कुछ शेर पढ़ रहा हूँ तो, क्योंकि उसमें फिर वो उर्दू के लफ्ज ऐसे आएंगे तो वो टेम्पो टूट जाता है। किवाड़ बंद है खिड़की में इंतजार नहीं। किवाड़ बंद हैं खिड़की में इंतजार नहीं। आप खिड़की में ख्वाब देख रहे थे, ये ख्वाब भी इंतजार ही है। किवाड़ बंद हैं खिड़की में इंतजार नहीं, तो क्या किसी के लिए कोई बेकरार नहीं। किवाड़ बंद हैं खिड़की में इंतजार नहीं, तो क्या किसी के लिए कोई बेकरार नहीं। सभी हैं नींद की बाहों में मुंतजिर, लेकिन सभी हैं नींद की बाहों में मुंतजिर, लेकिन किसी को ख्वाब की आमद पर इख्तियार नहीं।
सभी है नींद की बाहों में मुंतजिर, लेकिन किसी को ख्वाब की आमद का इख्तियार नहीं। हमी से पूछ लो जितने सवाल हो जी में, हमी से पूछ लो जितने सवाल हो जी में, हमारे बाद की नस्लों का एतबार नहीं। हमी से पूछ लो जितने सवाल हो जी में, हमारे बाद की नस्लों का एतबार नहीं। मुझे बता दीजिएगा मुझे कितना पढ़ना है, क्योंकि शायर को तो माइक मिलना चाहिए। मैं तो वैसे भी मुशायरों में कम जाता हूं, तो मुझे ऐसा क्यों? सर टाइम नहीं मिल रहा, बाकी कोई रीजन नहीं है। और वहां जो शायरी होती है वो मुझे पसंद नहीं है, माहौल पसंद नहीं है। अजब जुनूनी मेरी तशनगी के साए हैं, अजब जुनूनी मेरी तशनगी के साए हैं, शराब चीर कर दरिया निकाल लाए हैं। अजब जुनूनी मेरी तशनगी के साए हैं, शराब चीर के दरिया निकाल लाए हैं। उन्हीं की रोशनी में रक्स होगा यादों का, उन्हीं की रोशनी में रक्स होगा यादों का। अलाओ ख्वाब के जो नींद ने जलाए हैं, उन्हीं की रोशनी में रक्स होगा यादों का। अलाओ ख्वाब के जो नींद ने जलाए हैं, बनाने वाले ने हमको हवा बनाया था, बनाने वाले ने हमको हवा बनाया था। हम ही ने अपने लिए दायरे बनाए हैं, बनाने वाले ने हमको हवा बनाया था। हम ही ने अपने लिए दायरे बनाए हैं। उसे भी ख्वाहिशे तश्कील नौ मतलब पुनर्निर्माण, उसे भी ख्वाहिशे तश्कील नौ समझ लेना। जो आँख खिड़की ने मंजर नए सजाए हैं, उसे भी ख्वाहिशे तश्कील नौ समझ लेना। जो आँख खिड़की ने मंजर नए सजाए हैं, जो नगमे फूटे थे खामोशियों के जंगल में, जो नगमे फूटे थे खामोशियों के जंगल में, तेरी सदा के झरोके में झिलमिलाए हैं। जो नगमे फूटे थे खामोशियों के जंगल में, तेरी सदा के झरोके में झिलमिलाए हैं। शायर कुछ नहीं करता, कुछ इशारे पकड़ता है। मैं कोई रेफरेंस नहीं दूंगा, आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। नाम पुराना जब भी बदला जाता है, नाम पुराना जब भी बदला जाता है, मुस्तकबिल माजी से कट सा जाता है। नाम पुराना जब भी बदला जाता है, मुस्तकबिल माजी से कट सा जाता है। पहले पहल तो रक्स खामोशी करती है, पहले पहल तो रक्स खामोशी करती है। फिर आंखों से याद का दरिया जाता है। पहले पहल तो रक्स खामोशी करती है, फिर आंखों से याद का दरिया जाता है। उस मौसम की चोट है मेरे सीने में, उस मौसम की चोट है मेरे सीने में, जब कलियों का सहरा गाया जाता है। उस मौसम की चोट है मेरे सीने में, जब कलियों का सहरा गाया जाता है। तहजीबें क्या यूं ही जिंदा रहती हैं, सीना ब सीना इनको बचाया जाता है। तहजीबें क्या यूं ही जिंदा रहती हैं, सीना ब सीना इनको बचाया जाता है। नींद की तारीकी जब रोशन हो जाए, नींद की तारीकी
जब रोशन हो जाए, आंख ख्वाब का जुगनू आंख में रखा जाता है। नींद की तारीकी जब रोशन हो जाए, ख्वाब का जुगनू आंख में रखा जाता है। हिजर रुतों की गर्म हवाओं से पहले दिल पंछी को खूब उड़ाया जाता है। हिजर रुतों की गर्म हवाओं से पहले दिल पंछी को खूब उड़ाया जाता है। अपने अपने रब को राजी करने में आंगन आंगन खून बहाया जाता है। अपने अपने रब को राजी करने में आंगन आंगन खून बहाया जाता है। किन लोगों की धूल है किन लोगों की धूल से माथे सजते हैं, किन लोगों की धूल से माथे सजते हैं, किन लोगों को पेड़ से मांगा जाता है। किन लोगों की धूल से माथे सजते हैं, किन लोगों को पेड़ से मांगा जाता है। राहे जुनू का किस्सा पढ़ना यूं मुश्किल, अक्षर अक्षर राज छुपाया जाता है। आदिल अब वो लोग कहाँ जिनकी खातिर, आदिल अब वो लोग कहाँ जिनकी खातिर मन मंदिर का जीना खोला जाता है। आदिल अब वो लोग कहाँ जिनकी खातिर मन मंदिर का जीना खोला जाता है। Any requests, questions? Thank you so much, Adil. आदिल साहब, आपने मेरे लिए तो कोई लफ्ज ही नहीं छोड़े, पर आपकी बोली, आपके शेर, आपकी मिठास जो आवाज में है, it's really magical and it's taken over each one of us. Thank you so much on behalf of Prabha Ketan Foundation to come be here with us for our first session after the entire COVID pandemic. Thank you so much. May I now request Ridhima to please honor Adil Saab.